गिरीश सर आ चुके हैं जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। छोटा ही होगा बट फिर भी बोलना चाहूँगी सर का परिचय। गिरीश जोशी सर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षण बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमबीए विज्ञापन एवं जनसंपर्क में विशेषज्ञता, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। गिरीश सर का बहुत सारा योगदान है इन सब चीज़ों में। सर का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आज वो उपस्थित हैं, उनको सुनने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं हमारे यहाँ मैम को ही इनवाइट करना चाहूँगी। डॉक्टर स्मिता ढेंडिया मैम फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो हमें सोनोग्राफी के बारे में सारी चीज़ें से अवगत कराएंगी। प्लीज़ मैम आइए। समय निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम के लिए हामी भरी मैडम का भी। और आज के इस प्रोग्राम में तो मैं यहीं की हूँ, पर मैं पहली स्पीकर हूँ, सो दैट मैं जाके ओपीडी में अपने पेशेंट्स बाकी की देख सकूँ, इसलिए मैं जल्दी अपना लेक्चर कर लेती हूँ। और इस प्रोग्राम के तहत हम अपने सभी बहनों को न केवल मेडिकल एस्पेक्ट से अवगत कराते हैं, बाकी प्रेगनेंसी के दौरान में उन्हें कितना मेंटल सपोर्ट चाहिए है या इससे रिलेटेड और दूसरी जितनी हेल्प चाहिए होती है, उस तरह के विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स करते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी मुझे नहीं लगता कि एक मेडिकल कंडीशन है, ये एक नेचुरल स्वाभाविक लाइफ का हिस्सा है, और इसमें सिर्फ मेडिकल पार्ट ही नहीं, दूसरी बहुत सी चीज़ों का हमें समावेश करना होता है। तो वो हम पूरे साल भर के प्रोग्राम में एक एक टॉपिक करके कवर करने की कोशिश करते हैं। खैर मेरा पार्ट जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है, तो मैं आज उसके बारे में बात करती हूँ। मैं मेनली अल्ट्रासाउंड करती हूँ, तो मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पर मैंने आगे अपना फीटल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन किया है। मैं आगे बताती हूँ कि फीटल मेडिसिन होता क्या है। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं आपकी सोनोग्राफीज करती हूँ। अब सवाल ये है कि अल्ट्रासाउंड होता क्या है। तो अल्ट्रासाउंड जो हम करते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए या दूसरे अल्ट्रासाउंड्स भी जो होते हैं, उसमें साउंड वेव्स का प्रयोग होता है। जैसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं कि एक्सरेज है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उनमें अलग अलग रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है। पर अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स जो हम सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुन पा रहे हैं, तो ये ध्वनि तरंगे जो है इनको मेजर करने का या मापदंड इनका जो रहता है वो हर्ट्स, मेगाहर्ट्स, किलोहर्ट्स ऐसा रहता है। तो जो इंसान के सुनने की क्षमता होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ एक पर्टिकुलर होती है, उसके परे जो रहता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, और वो वाली ध्वनि तरंगे इस्तेमाल की जाती है मेडिकल के लिए। और वो अल्ट्रासाउंड वेव से हम ये प्रेगनेंसी का और दूसरे अल्ट्रासाउंड जो विधाएं यूज़ करते हैं मेडिकल टर्म्स के लिए, तो वो इस्तेमाल होता है। और ये वाली अल्ट्रासाउंड वेव्स हम सुन नहीं सकते, इसलिए ये अल्ट्रासाउंड है। अब इसमें हम मशीन इस्तेमाल करते हैं, जो मेरे पास स्कैन करता है उन्होंने ये मशीन देखी है, मुझे भी देखा है। अब इसमें होता है ट्रांसड्यूसर, जो प्रोब है, जो मैं आपके पेट पर रखती हूँ। तो ये जो प्रोब होता है, ये प्रोब से वो ध्वनि तरंगे निकलती हैं पेट के माध्यम से। जो भी स्ट्रक्चर हम देखना चाहते हैं, जिस भी अंग को हम देखना चाहते हैं, वो ध्वनि तरंगे उस अंग तक जाती है।
लौट कर वापस उसी ट्रांसड्यूसर में आती है, मशीन में जाती है, और फिर वो मशीन का सिस्टम ऐसा रहता है जो एक चित्र मेरे मॉनिटर पे बनाता है। उस चित्र को इंटरप्रेट करना मेरा काम है। तो अक्सर जैसे मैं जब सोनोग्राफी कर रही होती हूँ तो सब कहते हैं कि ये बच्चा ऐसे कैसे दिख रहा है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। तो मुझे सीधे एक चीज़ बोलनी पड़ती है कि इसको समझने के लिए मैंने 15 साल पढ़ा है, इसीलिए मैं इसको समझ पा रही हूँ। तो उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। अब ट्रांसड्यूसर जो है वो काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो मेरी मशीन के आसपास में 6-7 ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो मैं बदल बदल के काम करती हूँ। जिस भी प्रकार से मुझे बेबी को देखना होता है, तो या तो मैं ट्रांसड्यूसर पेट पर रख के काम करती हूँ या इंटरनल स्कैन के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सी महिलाएं डरती हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका उपयोग हम उस तरीके से करते हैं कि मुझे बेबी के लिए जो भी डिटेल्स देखनी है तो वो मुझे कितने अच्छे से दिख पा रही है, कितनी बारीकी से मैं उसे स्टडी कर पा रही हूँ, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है या कौन सा ऑर्गन मुझे कौन से ट्रांसड्यूसर से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। या मैं कलर डॉपलर यूज़ करना चाह रही हूँ तो मुझे जो भी माहिती चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए है, वो मुझे किस ट्रांसड्यूसर के उपयोग से अच्छे से मिलेगी। बहुत बार समय लगता है, 2 महिला डर जाती है कि आप ट्रांसड्यूसर बदल बदल के देख रहे हो, आपको देर लग रही है, मेरा बेबी ठीक तो है। पर उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि जो भी मैं सोनोग्राफी कर रही हूँ मुझे सबसे ज़्यादा जानकारी मिले, मैं जो जानकारी लेना चाह रही हूँ वो बिल्कुल क्लियर हो, ताकि जो रिपोर्ट मैं आपको दे रही हूँ वो जितनी क्लियर हो सके, जितना मैं जस्टिस कर सकूँ आपकी रिपोर्ट देने में, उतना मुझे करना है, भले उसके लिए मुझे कितना भी समय लग जाए। अब जैसा मैंने बताया कि सोनोग्राफी ट्रांस एब्डोमिनल यानी पेट के ऊपर से हो सकती है या इंटरनल स्कैन से हो सकती है। अब हमारा ये सोनोग्राफी करने का उद्देश्य क्या है? तो जब प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी कर रहे हैं तो मुझे सबसे पहले जानना है कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव करके मेरे पास आए हो या प्रिया मैडम के पास या किसी और ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, तो ये प्रेगनेंसी जो ठहरी है वो कहाँ पर ठहरी है। अब इस बात से मेरा मतलब ये है कि प्रेगनेंसी जो ठहरती है वो आमतौर पे यूट्रस में ही ठहरती है, जो नॉर्मल आपको पता है। पर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है जिसमें प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं ठहरी, वो जो बाजू में ट्यूब्स होती है, फैलोपियन ट्यूब्स, उसमें ठहरी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। हमें जल्दी से जल्दी जानना होता है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है, जो प्रेगनेंसी ठहरी है, वो यूट्रस के अंदर ठहरी, कहीं ट्यूब्स में नहीं है। ये हम रूल आउट करना चाहते हैं ताकि आप भी सेफ रहें और हमें भी उसकी खातिरी रहे कि हाँ ये प्रेगनेंसी सही चलने वाली है। दूसरी बात, ये प्रेगनेंसी जो ठहरी है तो ये कितने बेबीज हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये मेरे लिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि ज़्यादा प्रेगनेंसीज हैं तो फिर ये हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि क्या ये जो नंबर ऑफ बेबीज हैं ये एक ही सैक के अंदर है, एक ही थैली के अंदर है, एक ही प्लेसेंटा है कि अलग अलग प्लेसेंटा है, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं आपकी पूरी प्रेगनेंसी की प्लानिंग तैयार करूँगी। दूसरी बात होती है कि समय के हिसाब से प्रेगनेंसी बराबर चल रही है, लेट कंसेप्शन हुआ है या प्रेगनेंसी थोड़ी लेट है, और इस बेबी का आगे कैसा क्या प्लान होने वाला है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम उसको कहते हैं जेस्टेशन एज, वो मुझे उसका अंदाज़ा लगाना होता है जो मैं पहली सोनोग्राफी के बेसिस पे लगाती हूँ। अगला होता है कि हमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए देखना है। इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ क्योंकि जो 12 से 13 हफ्ते वाला स्कैन होता है 18 उसका मेन उद्देश्य होता है कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ के लिए हमें बेबी को देखना होता है, जो गुणसूत्र की प्रॉब्लम किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकती है, भले वो आपकी पहली प्रेगनेंसी हो, दूसरी हो, तीसरी हो, या वो किसी भी महिला की हो, भले ही आपके पिछले बच्चे में प्रॉब्लम नहीं हो पर इस बच्चे में हो सकती है, तो ये हमें जानना होता है। अगला होता है कि बेबी के जो भी शरीर के अंग बन रहे हैं वो बराबर बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर का डिफेक्ट किसी में भी हो सकता है। इसके लिए मैं कहती हूँ कि हर रोज़ हम घर में खाना बनाते हैं, किसी दिन नमक ज़्यादा पड़ जाता है, मिर्ची कम हो जाती है, किसी दिन जल जाता है, पर हम खाना बनाना छोड़ते नहीं हैं और गलती हो जाती है। वैसे ही प्रकृति में भी मिस्टेक हो जाती है। हम ये सोनोग्राफीज जो करते हैं उसमें ये देखना होता है कि जो बेबी बन रहा है वो सही बन रहा है। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि हम 100% चीज़ नहीं जान सकते हैं। टू द बेस्ट ऑफ द हैंड्स, टू द बेस्ट ऑफ द मशीन, मतलब हम बेस्ट मशीन पे काम कर रहे हैं, एक स्पेशलिस्ट भी आपके बेबी को देख रहा है, तो भी हम मैक्सिमम कैपेसिटी 85% तक ही लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बच्चा पूरे 9 महीने लगता है अंदर तैयार होने के लिए। साथ ही साथ बच्चा पूरा 9 महीने में तैयार होकर नहीं निकला है। हमारे बच्चे पैदा होते से बात नहीं करते,
चलते नहीं हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनको पूरा डेवलप होने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं। तो पूरी डेवलपमेंट बाहर आने के बाद भी चलती रहती है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो हम पता करने की कोशिश करते हैं पूरे 9 महीने में, इसलिए एंटीनेटल स्कैन यानी प्रेगनेंसी के स्कैन्स में हम 85% तक ही जान सकते हैं, और वो 85% की जस्टिस के लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है। अगली बात होती है कि प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, और उसके साथ कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, क्योंकि बच्चे की अबनॉर्मलिटी के साथ साथ प्लेसेंटा की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और दूसरा होता है सर्विक्स, जो गर्भाशय का द्वार होता है, कहीं उसकी कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अब किस किस समय पर हम सोनोग्राफी करने वाले हैं, तो एक सबसे पहले अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो 6 से 7 हफ्ते में करेंगे, जिसके बारे में मैंने बताया कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है कि ट्यूब में है देख लिया, नंबर ऑफ फीटसेस यानी बच्चे कितने हैं वो देख लिया, यदि ज़्यादा है तो कोरियोनिसिटी, उसका मतलब है कि बच्चे एक ही सैक में है, एक ही थैली में है कि अलग अलग में है। यदि एक में ही है तो क्या उनके बीच में एक हल्का सा पर्दा होता है जिसको बोलते हैं, एक प्लेसेंटा है तो मोनोकोरियोनिक, और हल्का सा पर्दा है उनमें तो मोनोकोरियोनिक डायएम्नियोटिक, जिसको आप गूगल पे ढूंढेंगे तो कहा जाता है कि ये फ्रेटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस वाली जो वैरायटी होती है। इन बेबीज के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं, इनमें लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इस तरफ के देश के भाग में इस चीज के लिए जागरूकता की थोड़ी मैंने कमी देखी है, जिसके लिए मैं बहुत सतत कार्य कर रही हूँ और सबको अवेयर भी कर रही हूँ कि यदि मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है तो उस प्रेगनेंसी को रोकने की जरूरत नहीं है। जागरूक रह के बस डॉक्टर जब बोल रहे हैं कि इसके फॉलोअप के लिए आना है तो आना है, और यदि कॉम्प्लिकेशंस है तो हम उसको लेजर से ठीक कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये एक सिंगल बेबी, ये 2 बेबीज, और बच्चे की हार्ट बीट है नहीं है ये हमने पहले स्कैन में देख लिया। 12 से 13 हफ्ते वाला स्कैन, एंटी स्कैन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आप सभी का हुआ होगा। इसमें हमने देख लिया कि बच्चे की ग्रोथ बराबर है कि नहीं, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए स्क्रीनिंग कर ली। इसी स्कैन के साथ में पूरे बच्चे का जो स्ट्रक्चर 12 हफ्ते तक बन चुका होता है वो पूरा स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ हम एक डबल मार्कर टेस्ट करते हैं। तो डबल मार्कर टेस्ट और एंटी स्कैन, इससे हम डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 21 की जो प्रॉब्लम होती है, जो 2 की जगह 3 कॉपीज में हो जाता है, इसके लिए हम स्क्रीनिंग सभी महिलाओं के लिए करते हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि जो 35 ईयर्स 35 वर्ष की उम्र से ज़्यादा आयु वाली महिलाएं हैं उनके लिए करना है, पर ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। ये हर महिला के लिए होता है, क्योंकि कम उम्र की महिला को भी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एंटी स्कैन डबल मार्कर सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। फिर अगला आता है 18 to 19 वीक्स, 18 से 19-20 हफ्ते तक का अनॉमली स्कैन, जिसको टारगेट स्कैन भी बोलते हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि 5वें महीने तक बच्चा मैक्सिमम बन जाता है, इसलिए ये स्कैन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम पर हम पूरे बच्चे के स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं, और इस टाइम पर भी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की रिस्क असेसमेंट होती है। साथ ही साथ एंटी स्कैन और डबल मार्कर, इन दोनों के समय पर हम यूट्राइन आर्टरी यानी माँ से बच्चे की तरफ जाने वाला ब्लड सप्लाई जो होता है उसको स्टडी करते हैं। इससे हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बच्चा पूरा माँ के खून से ही सींचा जाएगा। और साथ ही साथ इससे एक और अंदेशा लगाया जाता है कि बच्चे को, माँ को आगे चल के प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसका चांस कितना है, जिसे PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लैम्सिया कहा जाता है। उसके हिसाब से उनको एस्पिरिन टैबलेट देना है नहीं देना है उसका भी डिसीजन होता है। फिर अगले ग्रोथ स्कैन्स होते हैं जो 28 हफ्ते के आगे से चलते हैं। अब हर कोई कहते हैं ग्रोथ स्कैन्स की क्या जरूरत है, हमने इंपॉर्टेंट स्कैन्स तो कर लिए, एंटी स्कैन, डबल मार्कर हो गया, अनॉमली स्कैन हो गया, पर ये 2 स्कैन में मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि बच्चे का वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है कैसे पता चलेगा। और बच्चे का वजन बढ़ने का काम मेनली 28 हफ्ते के आगे से चलता है। तो बच्चे का वजन का बढ़ना, बच्चे के आसपास का पानी बराबर होना, बच्चे के ब्लड फ्लोज बराबर होना, ये सारी चीज़ें हम ग्रोथ स्कैन में देखते हैं। तो इसलिए डॉपलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्कैन्स होते हैं जिन्हें हम एडिशनल स्कैन्स कहते हैं, मतलब उनकी ज़रूरत पड़ती है किन्हीं लोगों में, जैसे सर्वाइकल लेंथ चेक यानी गर्भाशय के द्वार को देखना, क्योंकि कभी कभी ये बिना दर्द के भी गर्भाशय का रास्ता खुल सकता है, जिससे कि मिसकैरेज हो सकता है। तो हम 16 हफ्ते पर इसको देखते हैं। अब जो मैंने बताया कि एंटी स्कैन करते हैं, तो एंटी स्कैन के टाइम में प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क असेसमेंट भी होता है। तो यदि किसी की रिस्क ज़्यादा आ रही होती है तो हम उनको 16 वीक्स पर बुलाते हैं कि एक बार सर्वाइकल लेंथ चेक होगा। तो इसमें इंटरनल स्कैन से हम सर्विक्स की लेंथ को चेक करते हैं। एक हमारा कट ऑफ लेवल होता है
कि यदि सर्विक्स का रास्ता जो है वो 25 मिलीमीटर से कम का है तो उनको स्टिच की ज़रूरत पड़ेगी या उनको फॉलो अप में रखना है या उनको प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स देना है, ये पूरा डिसीजन मेकिंग होता है। उनके लिए सर्वाइकल लेंथ चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद किसी स्टेट में फीटल इकोकार्डियोग्राफी, यानी जैसे बड़े लोगों की इकोकार्डियोग्राफी होती है, हार्ट का स्पेशल एग्जामिनेशन, वैसे बेबी का भी किया जाता है। अब एक कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझसे कहा था कि मैडम आपको कितना समय लगता है इकोकार्डियोग्राफी करने में, हम भी करते हैं। मैंने कहा सर आपको कितना समय लगता है, तो उन्होंने कहा हमें 7 से 10 मिनट। मैंने कहा सर मुझे भी कभी कभी 15 मिनट लगते हैं और कभी कभी 2 दिन भी लगते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा सर आपका पेशेंट स्टेबल रहता है, आपने कहा लेटो तो लेटो, बैठो तो बैठो, मेरा पेशेंट स्टेबल नहीं रहता है, वो मेरी सुनता नहीं है, सुनती नहीं, तो यदि वो नहीं पलटे तो मुझे 2 दिन तक भी वेट करना पड़ता है। तो वो कहते हैं मैडम आप तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पैसे आप उतने ही लेते हैं जितने मैं लेती हूँ। तो मैंने कहा सर मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे रुक के करना ही पड़ता है। तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेबी की पोजीशन सही होना, भले ही उसके लिए मुझे 2 दिन लग जाए। और इकोकार्डियोग्राफी हम तब करते हैं या तो बेबी में हार्ट डिफेक्ट का अंदेशा हो, या फिर पिछले बेबी में कार्डियक डिफेक्ट हो, या फिर मदर में कार्डियक डिफेक्ट हो, या मदर में डायबिटीज़ की शिकायत हो, क्योंकि डायबिटीज़ वाली मदर्स में कार्डियक प्रॉब्लम बेबी में आने का चांस ज़्यादा रहता है, या फिर मदर को एपिलेप्सी यानी फिट्स आने की तकलीफ हो और वो उसकी दवाइयाँ लेती हो, या कुछ और मेडिकेशंस चल रहे हो जिसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है, क्योंकि मदर की दवाई बंद नहीं की जा सकती है, क्योंकि मदर की हेल्थ हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। उन दवाइयों का असर माँ का दवाई लिया हुआ का असर बच्चे पे आता है। तो उन स्टेट में हमें फीटल इकोकार्डियोग्राफी करके ये देखना पड़ता है कि बच्चे का हार्ट का डेवलपमेंट बराबर है कि नहीं है। फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान में डायबिटीज़ आया है, या फिर मदर को ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के टाइम में बढ़ा हुआ है, तो इन मदर्स को रूटीन स्कैन की जो अपॉइंटमेंट है उससे ज़्यादा बार देखना पड़ता है। फिर यदि बच्चे के वजन में बढ़ने में कमी देखी गई है, या उनकी ग्रोथ बराबर नहीं है, या फिर उनके आसपास का पानी ज़्यादा है या कम है, तो उन बेबीज़ में भी एडिशनल स्कैन्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी मदर्स आती है कि बेबी के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं या बहुत कम फील हो रहे हैं, तो उस समय भी हमें सोनोग्राफी से देखना पड़ेगा कि ये बेबी ठीक तो है अंदर, या फिर कभी प्रेगनेंसी के दौरान में ब्लीडिंग हो जाए, तो इन सब स्थितियों में हमें एडिशनल स्कैन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मुद्दे की बात कि क्या ये इतनी सोनोग्राफी करना सेफ है? हर तीसरे स्कैन के टाइम पे महिला ये सवाल पूछ ही लेती है, या फिर कहती है हमारे घर के लोग पूछ रहे हैं कि इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, क्या ये सेफ है क्या? तो मैं कहूँगी कि आज तक की रिसर्च में पाया नहीं गया है कि सोनोग्राफी की वजह से बेबीज़ में कुछ डिफेक्ट आया है। और दूसरा, अब जो मशीन्स हैं हम सन 2022 में हैं, अभी की जो मशीन्स है वो बहुत हाई एंड है। जब मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी उस मशीन से लेके अब जिस मशीन पे मैं काम कर रही हूँ बहुत डिफरेंस है, और जो मशीन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाईएस्ट एंड ऑफ द मशीन है। तो इनमें जो एक मैकेनिकल इंडेक्स, थर्मल इंडेक्स जो हमारे सेफ्टी मेजर्स के हैं उनका इनबिल्ट ही बहुत ध्यान रखा जाता है। दूसरा, हम सोनोग्राफी करते टाइम भी ये सेटिंग्स को बहुत ध्यान से रखते हैं कि बेबी के लिए एक्सपोजर बहुत कम हो, मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम चीज़ें जान सकें। तो इस चीज़ के लिए डरना मुझे उचित नहीं लगता है। दूसरा, बेबी के लिए कुछ भी जानना हो यदि आज की तारीख में, तो सोनोग्राफी से बेहतर कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि यदि बेबी के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स यदि हमें लगते हैं कभी, तो बेबी के ब्रेन में जानने के लिए फिर सोनोग्राफी के बाद MRI होता है। MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम CT कभी नहीं करते, एक्सरे कभी नहीं करते प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो रेडिएशंस है। तो या तो सोनोग्राफी करेंगे या MRI करेंगे, ये 2 चीज़ें प्रेगनेंसी के लिए, बेबी के लिए सेफ रहती है। अब हम जाने कि मैटरनल फीटल मेडिसिन होता क्या है। तो जैसे मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैंने अपनी आगे की फेलोशिप करी। ये मैटरनल फीटल मेडिसिन आगे और 2-3 साल की ट्रेनिंग होती है। तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन का नॉलेज होता है उसके आगे की ये चीज़ है, तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलता है, और कि यदि मैंने कुछ डायग्नोसिस दिया है उसके आगे की मैनेजमेंट में भी जो मैं यदि आपको फॉलोअप दे रही हूँ, तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपको सोनोग्राफी से पता चला कि बेबी का क्या स्टेट है और आगे का मैनेजमेंट क्या है। तो ये और एक सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, ये रूटीन रेडियोलॉजी से थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट जो रहेंगे वो आपको डायग्नोसिस दे देंगे कि बच्चे का प्रॉब्लम ये है, पर आगे करना क्या है,
आप जब अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाते हैं तो ये इतनी फास्ट डेवलपिंग फील्ड्स हैं कि ऑब्स्टेट्रिशियन को भी कुछ समय लग जाता है सोचने में कि अब इस बेबी का मैं क्या करूँ, या फिर क्रोमोसोमल इश्यूज है तो इनके लिए आगे क्या करें। तो इन दो ब्रांचेस को ब्रिज करने के लिए मैटरनल फीटल मेडिसिन हो जाता है जो इनको बैलेंस करती है। तो यदि मैंने डायग्नोसिस दिया है, मैंने प्लानिंग दिया है, तो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन को ईजी हो जाता है उस प्लान को फॉलो करने के लिए, तो उन्हें ज़्यादा समय लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बहुत से लोग मुझे पूछते कि फिर आप ही डिलीवर कर दीजिए, आप ही सिजेरियन कर दीजिए, पर यदि वो मैं करने जाऊँगी तो मुझे बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे अपनी प्रैक्टिस इधर ही लिमिट करनी पड़ती है। दूसरा, मैटरनल फीटल मेडिसिन में हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने 12 से 13 हफ्ते के टाइम पर ही प्री एक्लेम्पशिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई रिस्क केसेस इनको रूल आउट कर लिया, इनको स्क्रीन कर लिया, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए स्क्रीन कर लिया, और शुरू के 3 महीने में ही हमने 9 महीने आगे कैसे चलना है उसकी प्लानिंग कर ली है। तो वो प्लान आपको भी पता है, आपके डॉक्टर को भी पता है, आपके स्कैन्स पता चल गए, आपके मेडिकेशंस पता चल गए, तो उन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। यदि कुछ हाई रिस्क केयर करनी भी है तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रह के करना बहुत अलग होता है, और कुछ चीज़ एकदम से सामने आ जाना बहुत अलग रहता है। तो ये मेंटल प्रिपरेशन के लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। इस तरह से हम पेशेंट एजुकेशन भी करते हैं, साथ ही साथ अपने कलीग्स का भी एजुकेशन करते हैं कि इस ब्रांच के साथ चलें तो सभी के लिए ईजी होता है। साथ ही साथ हमारी रिसर्च भी चलती रहती है इस ब्रांच में, सो दैट हम प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और क्या नई चीज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एक सेफ मदर, सेफ बेबी, हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड मिले। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप आपकी डॉक्टर से मिल सकते हैं और हमारे पास आ सकते हैं, आप डायरेक्ट भी हमारे पास आ सकते हो, ये कॉम्बिनेशन में चलती है प्रैक्टिस। अब ये सिर्फ सोनोग्राफी तक लिमिटेड नहीं रहता है, इसमें प्रोसीजर्स भी होते हैं, और वो प्रोसीजर्स नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव। अब इसका क्या मतलब होता है? तो नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है कि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं या अल्ट्रासाउंड होते हैं जिसमें मैंने कहीं आपको इन्वेड करके कुछ प्रोसीजर नहीं करा है आपका, तो इसमें डिटेल वाले अल्ट्रासाउंड्स हो गए हैं, ब्लड टेस्ट हो गए जैसे डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग, आप लोगों के सबके डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर हुए होंगे। साथ ही साथ जब हाई रिस्क आता है तो हम नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग करते हैं, ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की रिस्क असेसमेंट के लिए रहता है। फिर इनमें यदि हाई रिस्क आते हैं तो फिर हम इन्वेजिव टेस्ट करते हैं, नीडल टेस्ट, जिनको कॉमन तौर पर बोला जाता है। वो होता है तो कोरियोनिक फिलस सैम्पलिंग, जब हम प्लेसेंटा का सैंपल लेते हैं। मैं इसका वीडियो भी दिखाती हूँ क्योंकि बहुत से लोग सुनते ही डर जाते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। या फिर एम्नियोसेंटेसिस, जब हम बच्चे के आसपास का पानी का सैंपल लेके जेनेटिक स्टडी करते हैं। या फिर फीटल ब्लड सैंपलिंग, यानी बेबी का ब्लड सैंपल लेके उसको टेस्ट करते हैं। या फिर फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि आप हमारे सेंटर पे हम करते हैं। या फिर जब कभी प्रेगनेंसी ज़्यादा है, जैसे यूजुअली IVF के बाद हो जाता है कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो इन प्रेगनेंसीज को कंटिन्यू करने में मुश्किल आती है, प्री टर्म डिलीवरी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो यदि ये अलग अलग सैक में रहते हैं बच्चे, तो हम ये प्रेगनेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का मतलब होता है कि हम दवाई डाल के एक बच्चे को या 2 बच्चे को हार्ट बीट स्टॉप कर सकते हैं, जिसे सिलेक्टिव रिडक्शन कहा जाता है, और सिंगलटन या ट्विन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें 5% रिस्क रहता है मिसकैरेज का, पर यूजुअली सेफली हम इसको करें तो हमारी प्रेगनेंसी एज ए ट्विन कंटिन्यू हो जाती है। तो इस तरह के ये इन्वेजिव प्रोसीजर भी हमारी ब्रांच में किए जाते हैं। फिर जैसे मैं बता रही थी, मोनोकोरियोनिक ट्विन्स जो रहते हैं, जो एक ही सैक में दोनों बच्चे रहते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, उनमें दोनों बच्चे के ब्लड सप्लाई का मिक्स होने का चांस रहता है, जिसमें एक बच्चे को ज़्यादा मिल जाता है खाना पीना समझो, और एक को कम, तो एक की ग्रोथ कम है, एक की ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हम लेज़र से जो ब्लड सप्लाई इनका मिक्स हो रहा है उसको रोक देते हैं। ये मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको लेज़र से रोका जाता है, तो हम इसको फीटोस्कोपिक लेज़र बोलते हैं। ये लेज़र टेक्निक भी हम कर सकते हैं आसानी से यदि इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो। और फीटल सर्जरी कि कभी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हो, कुछ चुनिंदा चीज़ें ही हैं जो इंडिया में हम अभी फीटल सर्जरी से प्रिवेंटिव कर सकते हैं। कुछ 1-2 चीज़ें मैं अपने सेंटर पे भी यहाँ पर कर सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो यदि बेबी में कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो एकदम मायूस होने की बात नहीं होती है, उसको बैठ के समझा जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम है और किस हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं, और बेबी के डिलीवर होने के बाद हम उसको कैसे डील कर सकते हैं।
अभी एक एम्नियोसेंटेसिस का प्रोसीजर है ये, आई होप ये वीडियो चल जाए। हाँ, तो ये सोनोग्राफी गाइडेड है। आप देख सकते हैं एक नीडल है जो कि ब्लैक एरिया में आई है। वो ब्लैक एरिया जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड है, बेबी के आसपास जो पानी रहता है। तो ये सोनोग्राफी गाइडेड प्रोसीजर है जो हम पेट पर से ही एक इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये इंजेक्शन वही होता है जो हम हाथ पे या कमर पे इंजेक्शन लगाते हैं, और ये पानी का सैंपल लेकर हम जेनेटिक लैब में भेजते हैं और इससे बेबी के हम क्रोमोसोम्स जान सकते हैं। ये कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग का प्रोसीजर है जिसमें 12 से 13 हफ्ते के टाइम पे कर सकते हैं। जो पिंक एरिया शेडेड है ये प्लेसेंटा है। तो या तो मैं 16 हफ्ते पे एम्नियोसेंटेसिस करूं या 12 से 13 हफ्ते के टाइम पे प्लेसेंटा का सैंपल लेकर जेनेटिक स्टडी कर सकती हूँ। स्पेशली जैसे थैलेसीमिया वाला प्रॉब्लम है या कोई फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उन स्थिति में हम प्रेगनेंसी के पहले ही माँ और पिताजी का जेनेटिक म्यूटेशन की स्टडी करके फिर जब प्रेगनेंसी आती है तो 12-13 हफ्ते पे इस बेबी का ऐसा सैंपल लेके और उस बच्चे का टेस्ट कर देते हैं कि बेबी नॉर्मल है कि नहीं है। यदि बेबी नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी आगे चल सकती है। यदि बेबी में वही म्यूटेशन है या थैलेसीमिया मेजर है या इस तरह की प्रॉब्लम है जिससे कि बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम हो, तो फिर पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम वाला बेबी आगे चलाना है या नहीं चलाना है। इसी तरह से आगे एक फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। स्पेशली मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि इसके बारे में जागरूकता की काफ़ी कमी है। जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और बच्चे माँ का नेगेटिव है, पिताजी का पॉजिटिव है, तो इस स्थिति में माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है ब्लड ग्रुप के खिलाफ। और जब अगला बच्चा फिर से पॉजिटिव आता है तो उस बच्चे को अंदर ही अंदर एनीमिया हो जाता है। इस स्थिति में हम जब बेबी अंदर है तभी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ये उसी का प्रोसीजर है ये। तो ये सोनोग्राफी गाइडेड प्रोसीजर रहता है। सेम हम नीडल डालकर जैसे बड़े लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं वैसे ही वो नीडल से हम बेबी को अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसमें बेबी को अंदर ही एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि बच्चा हिले डुले नहीं, और बेबी को जितना कैलकुलेट किया जाता है उसके एनीमिया के हिसाब से उतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। और ये एमडी में सिर्फ अपने ही सेंटर पे यहीं पर होता है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सिंसियर एफर्ट है प्रेगनेंसी को डील करने के लिए, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, और प्रॉब्लम नहीं है तो भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को देखने के लिए, ताकि 9 महीने के अंत में हमें एक अच्छा बच्चा और एक स्वस्थ माँ हमारे साथ है। थैंक यू। अभी तक मैंने ये बात कभी नहीं बोली कि सब लोग कहते हैं मैम के पास बहुत टाइम लग जाता है सोनोग्राफी में। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के ये सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो रेडियोलॉजिस्ट शायद सोनोग्राफी करते हो तो इतना टाइम नहीं लगता होगा क्योंकि वो रेडियोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं, और ये फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है हमारे पास में जो इतना डीप में देख रही है। आप सोचते हैं कि किसी की सोनोग्राफी में कम टाइम लगा, किसी में ज़्यादा लगा, तो सबकी सोनोग्राफी के टाइप्स अलग अलग हैं। किसी का एनॉमली स्कैन होना है जिसमें बच्चे की सारी चीज़ें देखना है, किसी का छोटा स्कैन होना है जिसमें सिर्फ हमें धड़कन चेक करना है, 1 है 2 है, और किसी में कितनी सारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं। अब कुछ तो ऐसे हैं जो नॉर्मल आराम से प्रेगनेंसी आ गई है, उनको ज़्यादा समस्या नहीं रही है, बट हमारा इनफर्टिलिटी डिपार्टमेंट है तो आपको मालूम है कि हमें बच्चा मिलना कितना असंभव जैसी चीज़ थी, जो हम सब जगह से परेशान होकर यहाँ आए थे। फिर हमें बच्चा मिला है, फिर उसमें भी अगर ट्रिपलेट हो गए हैं या ट्विन हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चे को आफ्टर डिलीवरी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम पहले से जज कर सकें और सारी चीज़ें हम दे सकें। जैसे कि मैम ने अभी ब्लड का बताया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया एक बच्चे को, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने तो अभी ही सुना होगा कि ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हमें मिल रही है तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए कि ऐसा भी सेंटर है जहाँ पर हम बच्चे को और माँ को स्वस्थ पहले से रख सकते हैं, जहाँ पर हम सारी चीज़ें पहले से कर सकते हैं। बस सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है कि सही डॉक्टर चुनिए, प्रॉपर दिखाइए, हर महीने डॉक्टर को दिखाइए, और सोनोग्राफी से कुछ नहीं होता बच्चे या माँ को। ये मैम ने भी अभी कहा, तो ये मैं हमेशा बोलते आती हूँ जब भी मुझे कोई बोलता है ये वर्ड, मैं चुप रह जाती थी, बट आज मैं आपसे बोल रही हूँ मैम के पास टाइम क्यों लगता है। प्लीज़ इस चीज़ को सोचिए थोड़ा सा। मुझे भी लगा है, मुझे भी मैम ने 2 बार बुलाया है और मैं आई हूँ, प्रॉपर आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे में और अपने में कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी बाद में। तो मैम का लेक्चर बहुत अच्छा रहा, इतना अच्छे से मैं उनके साथ बैठ के नहीं वो जानकारी प्राप्त कर सकती थी जो उन्होंने अभी अपने को समय दिया और टाइम दिया।
ज़्यादा देर तो उनको अभी भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि आपकी तरह ही कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं वहाँ पर उनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आने के लिए, सब बताने के लिए। और मैम का आना यहाँ जब सबसे ज़्यादा हमारे लिए सफल रहेगा जब आप लोग सब मिलकर अपने आजू बाजू के लोगों को अवेयर करें कि सोनोग्राफी से कुछ नहीं होता। हर बार डॉक्टर को रूटीनली जरूर दिखाएं, सोनोग्राफी प्रॉपर डॉक्टर के बोलने पर करवाएं। अगर उन्होंने सोनोग्राफी में डीप एग्जामिनेशन बोला है तो प्लीज़ करवाएं, जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट जो कि हम रूटीनली कर रहे हैं, हम नॉर्मल लोग भी अपना करवा रहे हैं सभी। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दें और प्रॉपर दिखाएं। और ये जो प्रोग्राम है मैंने जनवरी से ऑनवर्ड फिर से दिसंबर तक कंटिन्यू रखा है, तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं, अकेले बंसल के पेशेंट के लिए, अकेले बंसल के लोगों के लिए नहीं है, ये ओपन है, हर किसी को लेकर आ सकते हैं, हर किसी को बता सकते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर आएँ और अपनी सारी चीज़ों का समाधान है जो खान पान और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमें अवगत करा रहे हैं, तो सभी लोगों को आसपास बताएं। और धन्यवाद मैम का बहुत बहुत। मैं गिरीश सर को बुलाना चाहूँगी कि सर प्लीज़ आएँ और हमें कुछ चीज़ें बताएं प्लीज़। नमस्कार, जो भावी होने वाली माता हैं सबको प्रणाम करता हूँ। दरअसल ये विषय जो है ये मेरे लिए भी नया था, नया इस सेंस में कि इस विषय पे बोलने के लिए कभी मुझे ऐसा अवसर मिलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन एक बार एक कार्यक्रम में डॉक्टर प्रिया भावे और हम एक साथ थे, हाँ उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने मुझे फिर आग्रह किया कि मैं चाहती हूँ कि इस विषय पे आप कुछ आपके एंगल से बताएं। तो दरअसल मेरे अभी परिचय में आपने सबने सुना होगा कि मेरा जो रुचि का विषय है वो धर्म है और अध्यात्म है। टेक्निकल विषय से तो डॉक्टर डेंगरे ने आपको बहुत अच्छा बताया, कुछ जानकारी तो मुझे भी आज पहली बार मिली। दो मेरा बेटा जो है अपनी साथ में 23 साल का है, पीजी कर रहा है, बेटी अभी 12th में है। तो हम लोग सब इस दौर से काफी पहले से गुजर चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम एक्सपीरियंस करने के बाद ही जान पाते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो हमें कुछ बताता है कोई तो हम समझ पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रिया भाई मैम को थैंक्स कहूँगा कि आप सबसे बात करने के लिए उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। शिल्जा मैडम ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया मुझे, जब तक मैं यहाँ इस हाल में आने गया तब तक वो मेरे पीछे थी, और बहुत अच्छा लेक्चर डॉक्टर डेंगरे का मुझे सुनने को मिला, मेरा भी कुछ नॉलेज इनहैंस हुआ है। लेकिन मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, मैं टेक्निकल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा मेडिकल का नॉलेज मुझे शून्य है। लेकिन चूंकि मैं पिता हूँ 2 बच्चों का, और जो उस समय इनकी अवस्था थी उन अवस्था को देखकर जो मन में सवाल हमारे आते हैं, जैसे जब हम पहली बार जब महिलाएं ये डिक्लेयर होती हैं पॉजिटिव हैं, उस दिन से आप सब कुछ अनुभव से गुजर रहे होंगे कि डॉक्टर्स को, अभी मैं डॉक्टर्स और टेक्निकल टर्म्स बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर और सामाजिक टर्म्स बात करूँगा। तो वहां से शुरू होता है कि एक ओवर केयर की भावना सबके मन में आ जाती है। पति, माँ, सास, ससुर सबके मन में आ जाता है कि बेटा तुम ध्यान रखना, अपना बहुत ध्यान रखना। उसके अंदर जो एक प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होना शुरू होते हैं, और ऊपर से फिर ये सारी चीजें भी आना शुरू होती है। तो एक लगता है कि अरे क्या करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अलग है, ये अलग बताना, ये खाओ मत खाओ, ये उठाओ मत उठाओ, यहाँ जाओ वहां मत जाओ, ये सब क्या लगा रखा है, और इतनी सारी चीजें। तो कई बार कुछ भाई माओ के मन में आया था कि डैडा तो मुझे कुछ भी नहीं करता, यार एक तो ये बनता आ जाता है कि मैं कुछ नहीं करती, मैं तो सोती हूँ आराम करके, कुछ और वजह से हो जाती है और कॉन्शियस हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में करें क्या? तो कई बार होता है कि जब निर्देशों का भी अतिरेक हो जाता है, ये करो, ये मत करो, ये करो, वो करो, तब भी हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली करना क्या है। एक वो अवस्था हो जाती है। दूसरी अपनी भी एक अपेक्षा होती है, मतलब ये हो गया असमंजस, एक होती है अपेक्षा। भारत में सामान्य रूप से बच्चे को लेकर जो अपेक्षा होती है वो आपको पता है कि बच्चा एक तो कौन होना चाहिए, या काफी चीजें ठीक हो गई है जब से हम लोग थोड़ा जेंडर को लेकर जो हमारा बायस एक एटीट्यूड था समाज का वो न्यूट्रलाइज हुआ है। कुछ जगह पे रंग को लेकर भी, हाँ जब हम छोटे थे तब था कि हाँ बेटा होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आप गोरा, या क्या बात है इन्होंने बात कही कि दिमाग में रहता है कि गोरा होना चाहिए, एक तो बेटा हो और दूसरा गोरा हो। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट शुरू से चला आ रहा है हमारे दिमाग में, तो वो भी एक अपेक्षा रहती है, मतलब इधर एक अपेक्षा हो गई, इधर एक अपेक्षा हो गई। अब हम वास्तव में देखें तो मेडिकल साइंस और जो टेक्नोलॉजी से हम सारी चीजों को, उसके डेवलपमेंट को देखते हैं, बच्चे के गर्भ में कैसा विकसित हो रहा है,
क्या क्या उसकी अवस्था अभी हो रही है। अभी जैसे मैडम ने बताया, इतने सारे डिवाइसेस, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, हाईटेक, हाई एंड पे सारी मशीन्स आ गई हैं और हम सब देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये देख सकते हैं, कब कब होता है, हो रहा है ये देख सकते हैं, लेकिन वो कैसे होता है उसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ कहा गया है। मैं उस पर बात करूंगा। तो हमारा जो चक्र है, पहले आप उल्टा देखते हैं इस विषय को। चक्र क्या है? जन्म, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और उसके बाद फिर से जन्म। ये चक्र चला आता है। आज विज्ञान भी ये मानता है कि शरीर, हमारा जो शरीर है वो पदार्थ से बना, यानी जो हम पंचतत्व की बात करते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, सबको पता है। और दूसरा उन्होंने कहा एनर्जी होती है। अगर कुछ यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो मुझे ख्याल से उनको ध्यान में कहना चाह रहा हूँ कि दो पार्ट है बॉडी का। एक बॉडी जो हमको दिख रही है और एक एनर्जी जो रहती है। और ये जो एनर्जी रिलीज हो जाती है तो बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है और फिर समाप्त हो जाता है। अब ये सब मैं इस समय क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, जब ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब साइंस कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, साइंस कहता है ऊर्जा किसी प्रकार से नष्ट नहीं की जा सकती, न उसको उत्पन्न नहीं की जा सकती, केवल उसके फॉर्म्स को चेंज किया जा सकता है, यानी उसके स्वरूप को बदला जा सकता है। ये विज्ञान भी कह रहा है। यही तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, नैनम चिदानि शस्त्रम नैनम दधि भाग। उसी एनर्जी के लिए कहा गया था जिसको हमारे शास्त्र में आत्मा कहा जाता है। तो जब हम इस चीज को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। जब किसी की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि प्रकृति में मृत्यु होना भी एक बहुत विशेष घटना होती है। देखिएगा, ऐसे ही नहीं हो जाता, बहुत पहले से लक्षण दिखने लगते हैं, सारी परिस्थितियां बनने लगती है। और केवल जीवित ही नहीं, अजीवित भी वस्तुएं हैं वो भी कारण बन जाती है। आपने देखा होगा जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कई वस्तुएं ऐसी होती है जीवित नहीं है, लेकिन वो जुड़ती हैं और व्यक्ति चला जाता है। तो जिस प्रकार से मृत्यु प्रकृति में एक बहुत बड़ी घटना है, उस प्रकार से जन्म भी बहुत बड़ी घटना है। जब पति का अंश और पत्नी के अंश दोनों मिलते हैं तो एक प्रकार का, आप यकीन मानिएगा, उसको चूंकि हम टेक्नोलॉजी से देख सकते, हमारे शास्त्रों में कहा है कि एक बहुत बड़ा घटना होती है, बहुत बड़ा विस्फोट मान के चलिए, उसी प्रकार का एक विस्फोट जैसा होता है। और जब ये मिलन होता है तो ऐसी एनर्जीज जो पदार्थ से चली जा चुकी है, वो एनर्जीज कॉस्मोस में होती है। हमने कहा है, हमने देखा एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो वो जो एनर्जीज हैं जो रिलीज हो गई उस बॉडी से, पर्टिकुलर बॉडी से, वो इस कॉस्मोस में, इस अखिल ब्रह्मांड में अलग अलग लेयर पे सर्वाइव कर रही है। अब जैसे ही ये विस्फोट हुआ, अब उसको जानकारी में आया कि अब यहाँ पे एक स्कोप मेरे लिए बनता है, अब मैं ये जो शरीर बनने जा रहा है इस शरीर में मैं प्रवेश कर सकता हूँ, और फिर जो मेरी इच्छाएं, आकांक्षाएं, जो मेरी महत्वाकांक्षाएं थी, जो मैं करना चाहता था वो पूरा कर सकता हूँ। तो ऐसे एनर्जीज का फ्लो आपके आसपास वो आने लगता है। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते थे, जैसे मैं भी एक प्रसंग सुनाता हूँ। मेरे एक परिचित मित्र हैं, शायद हो सकता है आप में से कुछ उनको जानते हो, राजेंद्र ब्रह्मी जी। मैडम ने अभी एक शब्द उपयोग किया था, डाउन सिंड्रोम। वो डाउन सिंड्रोम से जो बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम से सफर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके ट्रेनिंग पे काम करते हैं, उनके एजुकेशन के लिए काम करते हैं। उनको कैसे नॉर्मल तो जीवन हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर सके, खुद किसी पे डिपेंड है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सर ये बताइए कि आप कई 200-250 बच्चे होंगे जिसको काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आपने कभी ऐसा सर्वे किया कि जो माता है, इनकी जो ये माता है जिनके बच्चे हुए हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्या किया और क्या नहीं किया जिसके कारण डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे पैदा हुए? तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने जो मुझे कहा कि सर हमने जो डाटा इकट्ठा किया उस डाटा में जो सबसे बड़ी बात निकल के आई कि इन माताओं ने जो इनको, हमारे यहाँ दो चीजें यहाँ पे देखिए, एक करना और एक नहीं करना, डूज एंड डोंट्स है ना, जिसको हमारे यहाँ मैडम तो योगा की विशेषज्ञ जानते होंगे, यम और नियम हमारे यहाँ है, बहुत सिंपल। तो उन्होंने कहा कि ये माता है, इनको जो नहीं कहा गया था वो उन्होंने किया। उसमें सबसे मेजर जो उन्होंने बताया मुझे कारण, ये देखिए वो व्यक्ति बता रहा है जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में काम कर रहा है, जिसने रिसर्च किया, मैं फैक्ट्स से बात कर रहा हूं कि सर ये लोग, ये महिलाएं ग्रहण के दौरान बाहर निकली थी। ये सबसे बड़ा एक फैक्ट आया था, ये उनके ग्रहण के दौरान ल्यूमिनिक्लिप्स वो बाहर निकली। ये मेरे डाटा में आया है, ये उनका कहना है, राजेंद्र ब्रह्मी जी का, मेरा वजन नहीं है। तो किस प्रकार से कौन सा नेचुरल फिनोमिना जो भी घट रहा है वो क्या इफेक्ट डालेगा, वी डोंट नो।
ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर रहा हूं मैं, या मैं करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, ये उन्होंने जो डाटा दिया वो आपको बताते हैं सिंपली। अब एक उदाहरण, क्या होता है जब गर्भ संस्कार की बात आती है तो बार बार आप सब भी बार बार सुनते होंगे, अच्छा संगीत सुनना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे विचार मन में आना चाहिए, और ये मोबाइल से दूर रहो, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म छोड़ दो, टीवी देखना बंद कर दो, ये सारे इंस्ट्रक्शन आप मिल रहे होंगे लगातार, है ना। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई, शायद मैडम आपने पढ़ी होगी, बेबी पॉड, एक साइंस फिक्शन है वो, लेकिन देखिए साइंस फिक्शन में रहता है तभी वो रियलिटी में भी कन्वर्ट होता है, पहले फिक्शन से स्टार्ट किया। उन्होंने कहा एक बेबी पॉड होगा, उस पॉड में हम इस प्रकार से बच्चे को कल्टीवेट कर पाएंगे, वो हमको देख भी सकेंगे। आपको क्या लगता है पॉड जो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में कभी हमने सुना है क्या? याद है कि पॉड टेक्नोलॉजी के पुराने समय में कहीं पढ़ा हो, सुना हो? गर्भ संस्कार के टाइम पे हमेशा एक नाम बार बार आता है, कि उदाहरण बार बार आता है, अभिमन्यु का, सबने सुना होगा ना अभिमन्यु। लेकिन इसी महाभारत का एक उदाहरण है, और वो है कौरवों का जन्म। कौरवों का जन्म का उदाहरण क्यों आपको दे रहा हूं, क्योंकि जो कौरव जो थे ना वो 100 बेबी पॉड से थे। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो उसमें केवल कुंभ कहा गया कि 100 कुंभ थे, और एक टेक्निक का उपयोग करके वो कुंभ को रखा गया था, उसमें वो कल्टीवेट हुए कौरव। अब होता क्या था आप ये देखिए, निश्चित जब वो 100 पॉड जिस भी लहर में होंगे, धृतराष्ट्र और गांधारी वहां जाया करते होंगे, बात किया करते होंगे। धृतराष्ट्र का चरित्र आपको महाभारत में सबको पता है, एक इनसिक्योरिटी थी कि मेरे इस अपंगत्व के कारण मुझे एक तो पहले राज नहीं मिला, तो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन था। जब मिल गया तो ये इनसिक्योरिटी थी कि राज चला ना जाए, वो चला ना जाए, उस इनसिक्योरिटी के कारण वो किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार हुआ करता था। एग्रेशन भी बहुत था। तो ये जो एग्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन था, डिप्रेशन था, ये सारी चीजें को लेकर गांधारी और वो बातें करते रहे होंगे, और वो जो नंबर 1 या नंबर 2 के पॉड होंगे ना, उनके सामने ज्यादा करते होंगे कि 100 के पास से जाने की शायद समय नहीं मिलता होगा। तो जो नंबर 1 का पॉड था शायद वही दुर्योधन होगा, नंबर 2 का दुशासन, क्योंकि बातें ऐसी है ना, फ्रस्ट्रेशन वाली, डिप्रेशन वाली, एग्रेशन वाली, इनसिक्योरिटी वाली। तो जैसी बातें माँ बाप ने वहां की, उसका इंपैक्ट वो पॉड के माध्यम से गया। तो जब हम करते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि अभिमन्यु का जो उदाहरण पॉजिटिव वे में है, तो महाभारत में ही दुर्योधन, दुशासन और उनके जो 98 भाई बहन है, उनका भी उदाहरण महाभारत में है। तो हमको ध्यान क्या रखना है, बार बार मैं केवल 2 या 3 बातें आपसे कहूंगा, मैं टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आपके मन की बात शायद मैं कर पा रहा हूं, ऐसा मुझे लगा। तो होता क्या है कि जब ये एनर्जी इस बॉडी में आती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, अपने शास्त्रों में कहा गया, एनर्जी उस मैटर में यानी बॉडी में आई, तो क्या ऐसी आ जाती है कुछ और उसमें उसके फोल्ड्स होते हैं? तो जी हाँ, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि 5 फोल्ड्स होते हैं, आयुर्वेद भी कहता है। एक होता है अन्नमय कोश, एक होता है प्राणमय कोश। ये कोश यानी वो सेल, जैसे अब प्याज होता है ना अपना, प्याज कैसा होता है, एक इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, आप समझिए 5 खोल होते हैं। तो अन्नमय कोश, ये अन्न से जो है, जो हम अन्न खाते हैं, मैडम ने भी बताया कि माँ की खून से बेटा सींचता है, बिल्कुल सही। तो जो हम अन्न खाते हैं वो अन्न कन्वर्ट होता है खून में। तो जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसा भोजन हम इस अवधि में करेंगे, वही खून वैसा कन्वर्ट होगा, और वो फिर उससे बच्चा डेवलप होगा। तो हम किस प्रकार के शरीर बच्चे का चाहते हैं? आज मैडम है नहीं, प्रिया मैडम, आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, जो प्रिया मैडम का पेशेंट होगा, उनसे ट्रीटमेंट लेवल होंगे कि मैडम, प्रिया मैडम को आयरन लेडी का खिताब मिला है। जानते हैं आप? किसे कौन जानते हैं? सभी जानते हैं आयरन लेडी। तो आयरन लेडी जैसी स्टेमिना लाना, मतलब उनके माता पिता, अब मैं नहीं जानता उनको, तो उन्होंने उस समय क्या आहार लिया होगा जो इतना फौलादी बदन जो है उनका बना। तो निश्चित रूप से अगर जैसा बदन अपने बच्चे का चाहते हैं वैसा आपको खान पान करना पड़ेगा। तो अन्नमय कोश जो है वो काम करता है, यानी अन्न जो काम करता है वो शरीर के निर्माण का काम है। लेकिन हमारा मनुष्य का शरीर केवल शरीर तो है, शरीर के अलावा भी एक चीज होती है उसमें, और वो होता है फिर प्राणमय कोश। दूसरा जो फोल्ड बताया उसमें प्राणमय कोश बताया। अब प्राणमय कोश ये क्या है? जो हम श्वास लेते हैं। देखिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, सबसे पहले क्या हो जाता है, डॉक्टर्स क्या देखते हैं, श्वास चल रही है क्या, ब्रीदिंग चल रही है। श्वास का चला जाना, यानी उस एनर्जी ने वो बॉडी छोड़ दी है। तो ये जो श्वास है, इसको हमारे यहाँ कहा गया प्राणमय कोश। और इसके भी 5 डिवीजन अपने यहाँ किए गए। 5 डिवीजन क्या किए गए?
तो पहला प्राण यानी उसमें हम जो श्वास लेते हैं ये काम करता है हमारी नासिका और कंठ जो नली इस पार्ट में वो काम करता है। हमने श्वास लिया फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर दूसरा होता है समान। अब वो समान वायु मतलब क्या है, तो कंठ से नीचे और नाभि के बीच तक इसमें जो पूरा काम होता है उसके बीच में क्या होता है आप देखिएगा, हमारा जो है लंग्स है, हमारा लीवर है, तो डाइजेशन का काम भी यही करता है। जैसे हम खाना खाने तक का तो हमारे हाथ में होता है, देखिएगा क्या पचाना अपने हाथ में है, हम कुछ कोशिश कर सकते हैं उसको पचाने की? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक होता है। कौन करता है? ये प्राणी करता है, ये जो एनर्जी है। तो पहले प्राण, फिर दूसरा हुआ समान, तीसरा होता है अपान। अब ये अपान वाला जो पार्ट है उस प्राण का वो नाभि के नीचे से काम करता है। तो खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए जो अपान वायु है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नाभि के नीचे काम करता है। और जितना भी हमारा मल मूत्र का विसर्जन, आपका जो रजस्त्राव होता है महिलाओं का, और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी, वो भी अपान वायु में देखती है। तो प्राण, अपान, समान, एक होती है उदान। उदान वायु कौन सी? तो जो हमारा मैंने बताया नासिका से नीचे कंठ तक। एक होता है जो इसके ऊपर काम करता है, जिसमें हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से स्वाद लेते हैं, मस्तिष्क से सोचते हैं, ये होता है उदान। और एक और होता है व्यान। तो ये पांचों, ये व्यान जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है। जब हम लेते हैं तो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है और अलग अलग फंक्शंस करता है। तो मैंने आपको बताया अन्नमय कोश, दूसरा बताया प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में ये पांचों जो है वो डिवीजन है। पांचों डिवीजन अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जब पूजा होती है तो पंडित जी भोग लगाते हैं। सब धर्मों में अलग अलग प्रकार के पैटर्न है। और जब भोग लगाते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तो ये क्या है? तो जब भोग लगा रहे हैं हम, उससे हम जो भोजन ले रहे हैं, ये पांचों जो प्राण है हमारे, जो डिवीजन है, उनको बराबर इससे पोषण मिले और ये उनका जो काम है, जो काम है वो बराबर करें। उदान से हमारा मस्तिष्क ठीक रहेगा, हमारी ज्ञान इंद्रियां सही रहेंगी। अपान से जितना भी नीचे वाला मामला, अगर कब्ज हो गई तो समस्या गैस हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, बीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, अनेक कॉम्प्लिकेशंस इकट्ठे होंगे। इसलिए ज्ञान अपान का भी काम करना उतना ही जरूरी है। तो इसलिए प्राणमय कोश ये दूसरा सेल है। तीसरा सेल एक होता है मनोमय कोश। आपको आश्चर्य लगेगा, पश्चिम के फिलोसोफर्स केवल शरीर और बुद्धि को मानते हैं, वो मन को नहीं मानते थे, माइंड। लेकिन अब वो मन को मानने लगे, क्योंकि उनके ही फिलोसोफर्स ने मन पे काम करना शुरू किया। फ्रायड का नाम आप सबने सुना होगा। फ्रायड ने मन पे काफी काम किया, अब तो बहुत विचार उनके पास आ गए हैं। तो ये जो मनोमय कोश है, अभी मनोमय कोश क्या करता है? तो हमारा जो मन है इसमें कल्पना, विचार, मन से आते हैं सारी चीजें। तो अगर मनोमय कोश हमारा ठीक रहा तो बच्चे का जब विकास हो रहा है, शरीर के साथ, प्राण के साथ, मैडम योगा की टीचर है, वो जानती है, वो आपसे प्राणायाम करवाती होगी। वो प्राणायाम क्यों करवाती है? प्राणायाम में 3 चीजें हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। तो ये प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये पांचों प्राण आपके उस बच्चे में जाए, वो संतुलन में आए। ये मैडम करवाती होंगी आपसे प्राणायाम, वो इसीलिए करवाती है कि पांचों जो प्राण है वो संतुलित रहे और सारी चीजें व्यवस्थित रहे। वैसे मनोमय कोश, तो मन में जो कल्पनाएं बच्चे की आएंगी, जो विचार मन में बच्चे के आएंगे, वो सकारात्मक आएंगे। हम चाहते तो हैं, कल्पना तो करते हैं, विचार भी करते हैं, अच्छा, लेकिन बच्चा वैसा हो ये जरूरी नहीं। इसलिए फिर केवल कल्पना से काम नहीं चलेगा, केवल विचार मन में लाने से काम नहीं चलेगा। फिर उसके लिए जो कहा जा रहा है, जो लिखा गया है, वो करना है। तब जाके फिर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश ठीक होगा। फिर चौथा एक और कोश होता है, वो होता है विज्ञानमय कोश। अब ये विज्ञानमय कोश क्या होता है? तो खासकर ये फीलिंग्स पे काम करता है। जो हमारी भावना होती है ना, हमारी जो संवेदना होती है ना, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो जन्मते ही इतने संवेदनशील होते हैं कि माँ को कुछ हो जाए तो उसको तकलीफ होने नहीं देते। कुछ बच्चे माँ कुछ भी करे उसको कोई लेना नहीं होता। तो संवेदनशीलता जो है वो आती है विज्ञानमय कोश से। और फिर 5वां फोल्ड जो है वो उस आत्मा का फोल्ड है जिसको हमने कहा एनर्जी। तो इससे जब 5 फोल्ड डेवलप होते हैं इस पूरे इस पीरियड में, और 5 फोल्ड को
सही से डेवलप करने के लिए। जैसे मैडम जो मेडिकल साइंस है वो पूरा टेक केयर करता है आपके अन्नमय कोश को, व्यवस्थित शरीर है। जैसे मैडम ने अभी बहुत टेक्निकली बताया कि अगर 2 फेटस हो जाए तो क्या, 1 हो जाए तो क्या, एक कॉमन उससे सप्लाई अगर 2 हो रहा है तो एक कमजोर हुआ, एक होगा, ये सब पे ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को जो काम है, माँ को जो काम करना है, माँ के परिजनों को जो काम करना है, परिवार में जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको जो काम करना है, वो इन 5 फोल्ड की चिंता करने के लिए हमें जो काम करना है। अब एक और चीज होती है, कई बार माता पिता के मन में एक और आता है, जो मैडम ने भी कहा था कि जो जेनेटिक इश्यूज आते हैं, यानी जो समस्या माँ को है या पिता को, तो हमको ये सबसे बड़ा डर लगता है कि जेनेटिक इश्यूज के कारण हमारे आने वाले बच्चे में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या पिताजी का स्वभाव बहुत गुस्सेल है तो कहीं ये बच्चा भी तो गुस्से वाला पैदा नहीं होगा, ऐसा कई बार लगता है। तो क्या इसको ठीक करने का भी कोई मेथोडोलॉजी है क्या इस पीरियड में, ताकि हमारे बच्चे में कम से कम वो समस्या ना आए? आपने सबने चरक का नाम सुना, एक आयुर्वेद में बड़ा नाम है। अपने यहाँ क्या हो गया, देश में सभी चिकित्सा पद्धतियां अपने आप में बहुत उत्कृष्ट हैं, और इसके लिए सरकार ने अभी एक आयुष डिपार्टमेंट भी इसलिए गठित किया कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धांत मिलकर एक आयुष किया, इधर एलोपैथी, सब मिलकर अपना एक काम करें, ऐसा एक विचार अब बनने लगा। तो किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी भी थेरेपी में, सब मिलकर काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चरक ने कहा संस्कारो ही गुणानां तराधन मुच्यते, यानी क्या, तो दुर्गुणों, दोषों, विकारों का परिहार, गुणों का परिवर्तन कर नवीन गुणों के आधार पर उस बच्चे में ऐसा परिवर्तन लाना ही संस्कार है। मतलब हमको जो लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो उससे बचने के लिए जो भी चीजें करते, तो ये जो मैं बात आप उस संस्कार की कर नहीं रहा हूं कि 12 सेशंस आपको गर्भाधान संस्कार में मिलने वाले हैं, उसके विशेषज्ञ अलग होंगे जो गर्भाधान संस्कार की विधि को करते होंगे, लेकिन इस संस्कार से क्या लाभ हो सकता है ये चरक ने कहा है। मैंने वो बात आपको समझी कि संस्कारों के माध्यम से जिन दोषों का हमको आशंका है, जिन विकारों को लेकर हमको आशंका है, जिन दुर्गुणों को लेकर हमको आशंका है, उससे भी बचा जा सकता है अगर हम ये गर्भाधान जो संस्कार है हमारा, 19 जो संस्कार है हमारा, पूरे हमारे जो 16 संस्कार है, इनका विधान इसलिए किया जाता है कि उन दोषों से व्यक्ति दूर रहे, एक उत्कृष्ट बच्चा हमको मिले। अब कई बार लगता है कि साहब आपको क्या लगता है कि गर्भ के अंदर ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो तय हो जाती है बच्चे की, जैसे आनुवांशिकता से हो सकता है उसकी ऊंचाई, उसका रंग, उसके अंदर जो चीजें माँ बाप से वो गुण स्वभाव लेता है, वो संस्कार के माध्यम से हो सकता है कि चीजें ठीक हो जाए, पर ऐसी क्या चीज है? तो शास्त्र जो कहता है, उसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या गर्भ के अंदर तय हो जाता है, तो फिर बाकी जो है करना आप कर लेंगे। शास्त्र कहता है आयु कर्म च वित्तंच, आयु कर्म च वित्तंच विद्या निधनमेव च। आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन पंचित्यानपि सृजन्ते गर्भस्थ स्येव देहिनः, यानी गर्भ के अंदर ही बच्चे के भाग्य में आने वाला जो बच्चा है वो क्या चीजें लेके आने वाला, ये 5 चीजें गर्भ में ही तय हो जाती है। वो पहली होती है आयु, दूसरी होती है उसकी कर्म, यानी वो क्या काम करेगा, तीसरा होता है वित्त, यानी उसका धन संसाधन समृद्धि उसके पास क्या होने वाली है, चौथी होती है विद्या, वो कैसी विद्या ग्रहण करने वाला है, और 5वां होता है उसका निधन कैसे होने वाला है। तो ये 5 चीजें गर्भ के अंदर ही व्यक्ति तय हो जाती है, हमारा शास्त्र कहता है। तो अब हम कैसा बच्चा चाहते हैं, उसकी आयु कैसी है, उसके पास कैसी विद्या है, उसके पास कितना धन है, उसका निधन श्रेष्ठ हो या दीनता की अवस्था में हो, ये माता पिता ही उसकी गर्भ के समय तय कर सकते हैं। और इसके लिए केवल 3 चीजें मैं आपसे कहूंगा जिस पर ध्यान देना चाहिए, शायद उस पर सारी बातें आ जाएंगी। पहला होगा कि माता का आहार विहार क्या, दिन क्या खाए क्या न खाए, दोनों चीजें, कहाँ जाए कहाँ न जाए, सारी बातें आ जाएंगी इसमें। आजकल गर्भ संस्कार को लेकर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पुस्तकें, क्योंकि आप घर में बैठे हैं, आपको करना यही है मोबाइल निकाल के ढूंढते जाना है, अपने सवाल जो मन में आ रहे हैं उसका उत्तर ढूंढते जाना है, पर उसके ऊपर में जाते हुए डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसको मानना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें एक ऐसा सोर्स होता है जिसको आप रिलायबल नहीं मान सकते अभी भी।
तो पहले हमारा आहार विहार क्या हो उस पर हम ध्यान दें। दूसरा, हमारे आचार और विचार क्या हो, हमारा आचरण उस समय कैसा हो। सबका मतलब मैं केवल जो गर्भवती है उसके लिए नहीं कह रहा हूं, गर्भवती के लिए तो आहार और विहार आ गया, लेकिन अब ये जो अगले पार्ट है ये परिजनों के लिए लागू होता है, के लिए भी लागू होता है। तो दूसरा है आचार और विचार क्या हो, और तीसरा है हमारा कार्य और व्यवहार क्या। पहले आप देखेंगे, आपकी शायद दादी के जमाने में, माँ के जमाने में 8वें महीने तक काम करते थे, महिलाएं काम करती थी। आप देखो, वो तो पुराना जमाना था, शायद हमारी दादियों के आपने किससे सुने होंगे, अरे हमारे जमाने में तो, लेकिन वास्तव में आपको लगता है वो आपका जमाना था दादी, अब तो जमाना बदल गया है, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, हमको पानी वानी भरने नहीं जाना। कोई बात नहीं, बच जाएगी, पानी भरने जाने की जरूरत भी नहीं है, नल घर में आना है, आरओ लगा है, बटन दबा पानी आ रहा है, हमको नहीं जाना, हमारे वाक्य है। लेकिन उसके अलावा हमको वर्कआउट करने के लिए मना किया गया किसी ने, क्योंकि हो क्या रहा है, अगर हम आराम तलब माँ की भूमिका में आ जाएंगे तो जो बच्चा होगा फिर वो भी आराम तलब ही निकलेगा। आप कितना भी कहेंगे कि बेटा ये कर, वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने 9 महीने तक आराम नहीं दिया, तो कैसे फिर काम करने वाला और एक जुझारू और एक। आज देखिए बच्चे जो इस प्रकार के आराम तलब वातावरण में रहते हैं, केवल टीवी का चैनल बदल दो, क्या कर लेते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने जब वो पैदा होने वाला था, जब वो मेकिंग के फॉर्मेशन में था, हमने क्या क्या इनपुट उस समय दिए। तो इसलिए केवल 3 बातें, आहार विहार, आचार विचार और कार्य व्यवहार, इस पर अगर हमने काम कर लिया तो आप जैसा चाहते हैं वैसी उत्कृष्ट संतान आपको मिल सकती है। और इतने अच्छे डॉक्टर्स आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए हैं, योगाचार्य आपके लिए गाइड करने के लिए हैं, और एक बहुत अच्छा वातावरण, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दूसरे हॉस्पिटल में इस प्रकार का एक प्रयोग हो रहा है। पूरे देश भर में भी अलग अलग प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। अहमदाबाद में बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा अभिमन्यु प्रोजेक्ट नाम से उन्होंने शुरू किया है, पूरा वो इस प्रकार का संस्था करते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पे वो शुरू हुआ है। तो ये प्रयोग अब शुरू हो रहे हैं और दुनिया अपनी तरफ देख रही है वैसे भी इस प्रकार से कि भारत से हम इस बारे में क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं, और वो हम मानने लगे कि हाँ, अभिमन्यु वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, ऐसा होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको स्वस्थ, सफल और जैसे मैंने कहा बहुत दीर्घायु वाला एक समृद्ध जो भी संतान हो आपको हो। और खासकर डेंगरे मैडम का, प्रिया मैडम का, त्रिवेदी मैडम का, दीतू मैडम का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका जिसने मुझे एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति को भी इतने धैर्य से सुना, तो आपके पेशेंस की भी दाद देते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल होता क्या है सर? सही चीज़ें चाहिए इस टाइम पे कि हमें कोई मार्गदर्शन कर सके, चाहे प्रेग्नेंट महिला हो या हम सभी नॉर्मल लोग हों, सभी को मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। हम कई बार गलत वे पर भी चले जाते हैं, और आपने गर्भ को और टेक्निकल चीज़ों को, नॉन टेक्निकल चीज़ों को इतने अच्छे से जोड़ कर बताया है, मुझे लगता है समझने वालों को सारी चीज़ समझ आ गई, तभी तो सुन रहे थे। अदरवाइज आधे लोग तो सो चुके होते, टाइम ही अभी सोने का होता है, तो मुझे तो कोई सोते नहीं दिखा, सभी लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे। धन्यवाद सर आपका आने के लिए, समय निकालने के लिए और इतना सब बताने के लिए। ये जो धृतराष्ट्र वाला जो था वो मैंने सिर्फ एक ही बार किसी इसमें देखा, इसके पहले नहीं पता था मुझे कि कैसा कॉन्सेप्ट था। आपने जो बताया वो सही बात है, ये हम लोगों को हमारे यहाँ की जो प्रथा है जो नहीं पता है, अब पता चल रही है धीरे धीरे कि ऐसी भी चीज़ें हैं। सर आप सभी लोगों के लिए जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, और हमारे साथ जो मैम आई है सर, जो मिसेस हैं, सभी के लिए मैं सैजा मैम को बुलाना चाहूँगी, गोमती दीदी, स्मिता मैम, प्लीज आइए, गिरीश सर का हमारे तरफ से स्वागत कीजिए। इतना समय निकाला उनका समय आपको पता है, आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए तो है नहीं, बट आप लोगों के लिए। इसी तरीके से मैम आगे के जनवरी के पूरे सेशंस में आप हमेशा आए और हमें गाइड करें, ताकि हम लोग जोशी सर और मैम से भी रिक्वेस्ट रहेगी अगले सेशन में हम कुछ मैं आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगी। मंगला आप यहाँ आ जाओ, आज शूज पहन के आ जाओ। बस 2 या 3 मिनट का है, बस आप लोग बहुत बोर हो गए होंगे लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। चलिए 3 आसन बताऊंगी, खड़े हो जाइए मंगला। तारा समय
करेंगे, आपको जब आप मोशन करने जा रहे हैं उसके पहले अभी क्या आप करेंगे कि आपके न केवल डाइजेशन को अच्छा रखेगा, स्पाइन को भी हेल्दी रखेगा। क्योंकि आखिरी के 3 महीने जो होता है, इस समय हमको स्पाइन में दर्द होने जैसी कंप्लेन होने लगती है। तो ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन करके दिखाएं। सबसे पहले ताड़ासन, जिन्हें हैं उनको एड़ी पर खड़े नहीं होना है, हाँ, केवल स्ट्रेचिंग देनी है ताड़ासन में। इनहेल, जब आप हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, इनहेल। जब आप नीचे की तरफ लेकर आएंगे, हाथ सिर पर पलट के रखिए, हथेलियों को धीरे से हाथ नीचे रखिए, नीचे सिर पर, हाँ। एक्सेल करते हुए वापस। अब ये आपका ताड़ासन हुआ, त्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों में गैप करें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखिए ले जाकर, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। इनहेल, राइट पर पार्ट को ही आपको लैटरल बेंडिंग देनी है, नीचे की तरफ नहीं जाना है। एक्सेल, धीरे से वापस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नहीं, सेंटर में आ जाइए, वापस आ जाइए, हाथ नीचे करें। एक आता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में राइट हैंड पैरों में गैप बढ़ाइए, राइट हैंड को रखिए लेफ्ट शोल्डर पर, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड को कमर से लपेटिए। अब श्वास को भरिए और श्वास को छोड़ते हुए टर्न हो जाइए। जिस तरफ आपने हाथ रखा है उसी तरफ आपको टर्न होना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए सेंटर में आइए, चेंज करिए हाथ, ऐसा ही दूसरी तरफ से। सिर्फ अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, आपको नीचे की तरफ कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ गर्दन घुमाएंगे तो आपके शोल्डर्स ट्विस्ट होंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि आपने जो पानी पिया है वो आपका पानी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और स्पाइन हेल्दी बनी रहेगी। ये स्पाइन जो है ना, हमारी पूरे दिन की एनर्जी है। इसको आप सुबह कर लेंगे तो आपके अंदर पूरे दिन की एनर्जी लेके बैठते जाएंगे। रात के समय के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बैठना बताया, हाँ। आप स्पाइन को सीधे रखेंगे। आप लोगों को जरूरी नहीं है कि क्रॉस लेग करके बैठें। जिनको कमर में दर्द होता है वो लोग क्रॉस लेग करके बिल्कुल ना बैठें। बेड पर बैठेंगे तो पैर सीधा करके बैठेंगे, और जिनको नहीं है दर्द तो वो लोग आराम से सुख आसन में बैठ सकते हैं। और फिर डीप इनहेल और डीप एक्सहेल 5 बार करेंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद, और काउंट करके करेंगे सेकंड के साथ। 5 सेकंड इनहेल करेंगे और 10 सेकंड में एक्सहेल करेंगे। इसको आपको 5 टाइम्स करना है। केवल श्वास को काउंट करने में अपनी श्वास पर ध्यान देंगे। यह आपके तनाव को कम करता है, रात की निद्रा के लिए बहुत ही अच्छा है। मूल मंत्र है, कहते हैं ना कि ये 9 महीने में यदि आपका कई बार शुगर लेवल अप एंड डाउन हो जाए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग और ध्यान, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले कई सालों से मैं लोगों पर करवा रही हूँ, उसके बेनिफिट्स भी देख रहे हैं। धीरे से वापस। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम देख लीजिए। जानती हूँ कि आप लोग बहुत सभी अवेयर हैं, टीवी देखते हैं, बाबा रामदेव का भी आपने काफी कुछ देखा होगा, और मेरे सेशन अटेंड करते हैं तो मैं तो हमेशा बताती हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो राइट हैंड होती है, ये हमारी नासिका मुद्रा होती है। लेफ्ट हैंड, ये राइट थंब से राइट थंब को बंद, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 सेकेंड इनहेल करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से 10 सेकेंड में एक्सहेल करेंगे। वापस राइट से 5 सेकेंड इनहेल करेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से 10 सेकेंड में एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, 1 राउंड। ऐसे लगातार आपको 20 टाइम्स करना है, रात में, सुबह भी और रात में। आप देखेंगे कितना मिरेकल होता है। इतनी गहरी नींद आएगी कि जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपको लगेगा कि क्या मैं सचमुच समाधि में गई हूँ। क्योंकि यदि आप ध्यान और प्राणायाम करके सोते हैं, मैं तो पिछले कई सालों से अपना ये रूटीन बना के रखी हूँ कि आपको कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। मतलब आपकी कहते हैं एक नींद में जो सवेरा होता है वही नींद बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये आप करेंगे कुछ देर के लिए आंखें बंद करके और ध्यान करेंगे। दूसरा, भ्रामरी नाद और ओम
चैंट बता रही हूँ, इसको आप शाम के टाइम में, रात को सोते समय तो आप लोग जब आसपास कोई है तो नहीं कर पाएगा, लेकिन सुबह के टाइम पे जब आप करते हैं तो कर लीजिएगा। भ्रामरी में इंडेक्स फिंगर को कान में डालेंगे, हमेशा फिंगर को ऐसे डालेंगे कि वो आपके यदि नेल से, तो ध्यान रखिए ऐसे रखना है, सिर्फ आपको कान बंद करना है, बाहर की आवाजों से आपको बंद करना है, इनहेल करना है और चैंट के साथ छोड़ना है ऐसे। 5 inhale, 10 exhale, 5 times। ये आपको सुबह के टाइम पर करना है। हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेकर आए, ओम चैंट करिए। इनहेल, इनहेल, इसे आपको 3 बार करना है। जब आप करेंगे तो जो वाइब्रेशंस होंगे वो हमारे मस्तिष्क पर होंगे और ये हमें काम एंड कूल बनाए रखने में मदद करेंगे। तो बहुत जरूरी है आसन, प्राणायाम, ध्यान, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, इसको अपनी दिनचर्या बनाइए। रात्रिचर्या के लिए नींद अच्छी लीजिए। यदि आप नींद अच्छी लेते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अच्छी नींद लेने से ये एक मेडिसिन है, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो अच्छी नींद लेते हैं वो हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है और जिसे हम पावर नैप कहते हैं, उसको पावर नैप की तरह लीजिए। दिन में इतना मत सोइए कि 2 घंटे को सो गए, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी लेवल को डाउन करेगा। लास्ट एक चीज और कहना चाहती है, इच्छा और महत्वाकांक्षा, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह और दुख का कारण होती है। इनसे हमें हमेशा बचना चाहिए। योग आपको सकारात्मक दृष्टि देता है और जब आप सकारात्मक रहेंगे तो इन सब बातों से आप हमेशा दूर रहेंगे। हर व्यक्ति में ये गुण और अवगुण होते हैं, लेकिन उन्हें हम कैसे बनाए रखें ये हमारे ऊपर है। आप सभी लोगों का ये सफर मंगलमय हो और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। नीतू सिमैया मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और गिरीश सर आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। तृप्ति मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के आने से। थैंक यू। पूरा समय अच्छा रहता है, अगर हम मॉर्निंग में ही लेट उठेंगे तो पूरा दिन हमारा छोटा हो जाता है। प्रिया मैम का जैसे सर ने बताया कि आयरन मैन लेडी हैं, उनका स्ट्रगल थोड़ा बहुत हम जानते हैं क्योंकि पूरी ओपीडी सारा कुछ करना, साथ में ये प्रोग्राम सारे चलाना, मतलब वो यहाँ उपस्थित नहीं है पर सब पता उन्हें होना, ये एक अलग ही चीज़ है। तो उनका तो खैर अलग ही पावर बैकअप है, ऐसा तो हम ही नहीं कर पा रहे हैं अभी उनकी कानिश के बराबर भी। तो इसके बाद रोना है, नाम छूट रहा हो तो हमें प्लीज़ बता दीजिएगा। और बाकी लोग जो है थक गए हैं, कुछ खाना चाहते हैं तो आगे आइए, मैं इसकी व्यवस्था करा देती हूँ।